Hello, my dear friends. Now let's start discussing the editorials of The Economist, which were published in March 28, 2020 editions. And you know very well, the editorials of The Economist will be very helpful for your examination, just like bank, PO, SSC, CGL, and other competitive examinations. And this is my request after watching my videos. Please like and subscribe my channel so as I provide in the future this type of many articles. Okay, now let's start. First of all, I would like to mention the date here. सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ. March 28, 2020 को this article was published and the heading is Free Exchange, How to Pay for the Pandemic. This is the heading of this article, How to Pay for the Pandemic. Here the author wants to clarify, wants to know that how much should we pay to face this pandemic. यानी यहाँ पे ऑथर जानना चाहता है कि हमें इस पेंडेमिक के लिए कितना फेस करना पड़ेगा. And the main theme is that the world is entering a new era of sovereign debt management. And this is the theme of this article. पहले जान लेते हैं. Let's know first what is the meaning of this theme. The author wants to clarify, wants to say that कि दुनिया जो है वो एक अलग तरह के सोवरेन डेट मैनेजमेंट में जाना चाहती है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we would know the vocab used in this article. Noun, sovereign debt. Sovereign debt, what is the sovereign debt? The amount of money outstanding that was borrowed by a government in order to finance expenditure not covered by taxation. Taxation यानी जो भी गवर्नमेंट जो अमाउंट लेती है, मनी बोरो करती है ताकि वो अपने सारे फाइनेंस एक्सपेंडिचर को संभाल सके, कवर कर सके बिना किसी टैक्सेशन के, उसे हम बोलते हैं सोवरेन डेट. नाउ द अनदर वर्ड इज फ्रेट. फ्रेट मीन्स टू इरिटेट, टू वरी, यानी चिड़चिड़ाना या चिंता करना, उसे हम बोलते हैं एक तरह से फ्रेट. एंड द अनदर वर्ब इज ग्राइंड टू अ हॉल्ट. This is an idiomatic type of verb. This means to come to a standstill or cease to be productive or make progress due to an obstacle. Grind to a halt यानी कोई भी चीज़ को अचानक से रोक देना, उसके अंदर बाधा डाल देना, उसे हम बोलते हैं grind to a halt. And the another verb is draw up. Draw up means cause to come to a halt. यानी किसी भी चीज़ को रोकने का कारण होना, यानी उसी चीज़ को बंद कर देना, अचानक रोक लेना, उसे हम बोलते हैं ड्रॉ अप. एंड द अनदर वर्ब इज आउटस्ट्रिप. आउटस्ट्रिप मीन्स टू आउटरन और लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ देना. एंड नाउ द अनदर वर्ब इज एडजेक्टिव, ट्यूमल्चुअस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस वर्ड वाज यूज्ड मैनी टाइम्स in the previous examinations. It means characterized by loud a confused noise. यानी शोरगुल से, पूर्ण शोरगुल से भरा हुआ, शोर से भरा हुआ, uproarious, इसे भी हम कह सकते हैं. And the last one is austerity. Austerity means harsh discipline. Harsh discipline, severity of manners of life, extreme rigor or strictness, harsh discipline. यानी सिवियरिटी ऑफ मैनर्स ऑफ लाइफ, यानी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कड़क, एक तरह से स्ट्रिक्टनेस जब ले आते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑस्टेरिटी, यानी हार्श डिसिप्लिन, कड़ा अनुशासन. ओके. एंड नाउ द अनदर वर्ड, नॉट विद स्टैंडिंग. इट इज़ अ एडवर्ब एंड इट मीन नेवरदलेस, ऑल द सेम. आप जानते होंगे नेवरदलेस यानी कोई भी चीज़ हम बोलते हैं एक तरह से हालांकि कम नहीं, इस तरह से हम बोलते हैं तो हम नेवरदलेस से बोलते हैं. द लास्ट एंड अनदर कंजक्शन एल्बीट. एल्बीट मीन्स ऑल्दो, डिस्पाइट, बीइंग, हालांकि, इसके बावजूद, इसके अलावा, ऐसे हम बोलते हैं तो हम इसके लिए एल्बीट भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अनदर वर्ड इज टेनेबल. टेनेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और मेंटेन्ड, यानी कोई भी चीज़ किसी के लायक जब होती है तो हम उसे बोलते हैं टेनेबल, यानी लायक. And another word is noun, which is ab.
अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, अ रिड्यूसिंग रिसीडिंग मूवमेंट, यानी धीरे धीरे कोई भी जो डिक्लाइन होती है, मतलब एक तरह से मतलब ग्राफ नीचे जाता है तो ग्रेजुअल, धीरे धीरे यानी ग्रेजुअल, उसे हम बोलते हैं एब। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल और इंटायर, यानी किसी भी चीज़ को एक करने की जो प्रक्रिया होती है, एकीकरण, इंटीग्रेशन कहलाता है। एंड द अनदर वर्ड रिप्रेशन, रिप्रेशन मीन्स द एक्ट ऑफ रिप्रेसिंग, स्टेट ऑफ बीइंग रिप्रेस्ड, किसी चीज़ को दबाना यानी दमन करना, वो हम कहलाता है रिप्रेशन। एंड अनदर वर्ब इज वर्ब इंस्टिल, इंस्टिल टू कॉज अ क्वालिटी टू बिकम पार्ट ऑफ समवन नेचर, यानी किसी के मन में कोई भी चीज़ बैठाना, एक तरह से इंस्टिल कहलाता है। कोई भी अच्छाई हो, इस तरह से कोई भी फियर हो, उसको जब हम बैठा देते हैं तो हम उसे कहते हैं इंस्टिल। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स मीन्स reinforce means to strengthen, to especially by addition or augmentation, कोई चीज़ को मजबूत करना तो कहलाता है हमारा reinforce. And now there is a meme which was used during the pre and post World War after the US Federal Reserve, when US Federal Reserve spent a lot of money and had to face fiscal deficit. फिजिकल डेफिसिट आप जानते ही होंगे, जब कोई भी बैंक ज़्यादा स्पेंड करती है और उसकी इनकम उतनी हो नहीं पाती तो उसे फिजिकल डेफिसिट फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से उन्होंने यूएस फेडरल रिजर्व ने जब नोट अलग से मतलब प्रिंट किए थे, ज़्यादा किए थे प्रिंट, मतलब ताकि उनकी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएं, तो उसके लिए मीम बनाई गई थी, उसे हम कहते हैं मनी प्रिंटर गोबा। ये बहुत फेमस हुई थी और इसका मतलब होता है अ मीम मेड टू डिस्क्राइब द यूएस फेडरल रिजर्व रिजॉर्टिंग टू अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ईजिंग और मनी प्रिंटिंग टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा एक तरह से मतलब मनी प्रिंट की गई थी सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट को। ओके, नाउ स्टार्ट। We will start explaining the editorial. This is no time to fret about government debt. Fret, you know very well, to irritate. यानी अब कोई वक्त नहीं रहा, मतलब एक तरह से मतलब जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट के डेट करने के लिए मतलब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। While cases of COVID-19 soar and economic activity grinds to a halt, governments are right to throw all the resources they can afford to limit the pandemic's human and economic cost. This is no time to fret about government debt, यानी गवर्नमेंट डेट के लिए हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत तो रही नहीं, मतलब एक तरह से। while cases of COVID-19 soar, we know very well the cases of COVID-19 have been soaring रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्राइंड टू ऑल, सारी रुक सी गई हैं, और गवर्नमेंट आर राइट टू ट्रू, और गवर्नमेंट बिल्कुल सही है अगर वो अपने रिसोर्सेज सारे एक तरह से यूज़ कर रही है ताकि सारी एक तरह से पेंडेमिक जो ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट पे जो आई हुई है वो एक तरह से थम जाए। नेक्स्ट लाइन इज द अर्जेंसी नॉट विद स्टैंडिंग द क्राइसिस विल पुश सोवरेन डेट बर्डन्स इनटू न्यू टेरिटरीज। दिस अर्जेंसी, ये अर्जेंसी न केवल एक तरह से मतलब कम नहीं है, द क्राइसिस विल पुश, जिस क्राइसिस ने पुश कर दिया है पूरी कंट्रीज़ को, नई नई कंट्रीज़ को, टेरिटरीज़ को सोवरेन डेट बर्डन्स के लिए, यानी एक तरह से गवर्नमेंट जो बर्डन लेती है, जो आपको मैं क्लेरिफाई कर चुका हूँ। ओवर द पास्ट सेंचुरी, बिफोर 1 century, major global crises have often led both to large-scale borrowing by governments and to changes often radical in the way they handle their creditors. The author wants to clarify here, this type of urgency have been already done before 100 years when pre and post World War happened. यानी ये कहना चाह रहा है कि मतलब पास्ट सेंचुरी में भी इस तरह की ग्लोबल क्राइसिस फेस कर चुकी गवर्नमेंट और काफ़ी लोन ले चुकी थी, और कई तरह से वो रेडिकल एक तरह से बेसिक चीज़ों पे आ जाती है कि किस तरह से अपने क्रेडिटर को हैंडल करना है उन्हें।
now. And the another line is the battle against कोविड-19 is unlikely to prove an exception. और जो बैटल है कोविड-19 के खिलाफ वो भी इससे अलग नहीं है. Economic rescue plans now being drawn up are likely to outstrip those employed during the financial crisis. America may be worth around 10% of GDP. इकोनॉमिक रेस्क्यू प्लान जो हैं वो एक तरह से बंद से कर दिए गए हैं और जो एम्प्लॉय थे मतलब जो एक तरह से काम कर रहे थे मतलब उनको भी पीछे छोड़ दिया गया है फाइनेंशियल क्राइसिस में. और अमेरिका की करीबन 10% जीडीपी ख़त्म से हो गई है. द नेक्स्ट लाइन इज द बिलो टू आउटपुट एंड टू टैक्स रेवेन्यूज could also be larger. At least few companies are likely to find themselves with debt loads well in excess of 150% of GDP. और जो आउटपुट है यानी रिजल्ट है इनकम है और टैक्स रेवेन्यूज़ है उनमें काफ़ी बिलो आ चुका है. एंड जो काफ़ी बड़ा हो सकता है. एटलीस्ट अ फ्यू इकोनॉमीज़ आर लाइकली टू फाइंड देमसेल्फ विद डेट. काफ़ी इकोनॉमीज जो है मतलब एक तरह से वो अपने आप को कर्जे में मतलब कर चुकी हैं और करीबन जीडीपी का जो 150% ऑलमोस्ट हो सकता है. द नेक्स्ट पैरा इज द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग ओवर द पास्ट 100 years और so can be divided into 3 periods. यानी all time which passed earlier has been divided into 3 periods. ये कह रहा है यहाँ पे ऑथर के यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. Between the start of the First World War and that of the Second Conflict, rebuilding and the Great Depression all placed enormous demands on government balance sheet. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले और बीच में और उसके बाद जो सेकंड हुआ था उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट मतभेद हुए थे रीबिल्डिंग दोबारा से हमने पुनर्निर्माण किया था और ग्रेट डिप्रेशन में आ गई थी. सारे देशों की बैलेंस शीट यानी उनके खर्चे जो थे उनके जो डेट थे वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस वेट मतलब एक तरह से अंदर एक तरह से डिप्रेशन में आ गई थी. और इसमें कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस ट्यूमल्चुअस पीरियड और इस शोर शराबे से पूर्ण यानी ट्यूमल्चुअस बता चुका हूँ आपको. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वोकैब सेक्शन. Government were often at the mercy of market sentiment. All the government of the world was fully dependent on the market sentiment. मार्केट के सेंटीमेंट पर डिपेंड हो चुकी थी. ब्रिटेन sought to maintain market confidence by reducing debt. And the Britishers paid a lot to maintain market confidence by reducing debt. ब्रिटेन को मतलब अपना मार्केट जो है वो डिक्रीज करना पड़ा. उन्हें अपना मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपना डेट को डिक्रीज करना पड़ा रिड्यूस करना पड़ा. विच रोज टू 140% ऑफ जीडीपी इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. जो काफ़ी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनका फर्स्ट वर्ल्ड वार का 140% ऑफ जीडीपी एक तरह से बढ़ चुकी थी. मतलब उनका डेट था जीडीपी का 140% बढ़ चुका था. थ्रू पेनफुल ऑस्टेरिटी जो उन्होंने फॉलो किया था. वट एवर दे फॉलोड ऑस्टेरिटी हार्श डिसिप्लिन. बिकॉज ऑफ हार्श डिसिप्लिन they paid a lot, almost 140% of their GDP. The government ran a primary budget surplus net of interest expenses of 7% of GDP throughout the 1920s. और गवर्नमेंट को केवल 7% का मतलब एक तरह से नेट इंटरेस्ट में उनका फ़ायदा हुआ था पूरी उनकी जीडीपी के अंदर 1920s के अंदर. द रिजल्ट वॉज डिजास्ट्रस एंड बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स द रिजल्ट वॉज टोटली against the Britishers. Totally disastrous. Austerity undercut economic growth output in 1928 below that in 1918. As a consequence, state continues to rise, reaching 170% of GDP in 1930. ऑस्टेरिटी की बदौलत उनका इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम हो गई थी जो 1918 से थी उनसे भी नीचे 1928 में आ चुकी थी. एज ए कॉन्सिक्वेंस और परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट डेट कंटिन्यूज टू राइज. डेट बढ़ने लगा और जीडीपी का 1930 में वो 170% पहुंच गया था. 170% पहुंच गया था. रिमार्किंग ऑन द बिटर एक्सपीरियंस जॉन मैनार्ड कीन्स नोटेड दैट assuredly it doesn't pay to be good.
तो इनको रिमार्क करते हुए जॉन माइनर्ड क्वींस ने ये नोट किया था कि अच्छा होना सही नहीं रहा, पे नहीं कर पाया. अदर इकोनॉमीज फोर्स इनटू मोर डेस्परेट मेजर्स फेयर इवन वर्स एंड द other economies conditions were totally deteriorated after these type of conditions, and they had to face more desperate measures, and the condition was not so good. जर्मनी वीकेंड और दूसरी कंट्री थी उनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी. इसमें एक था जर्मनी. जर्मनी वीकेंड बाई वार एंड अनेबल टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन सैंक इनटू हाइपर इन्फ्लेशन. आफ्टर द वर्ल्ड वार जर्मनी was totally weakened and not able to meet its debt obligations. यानी डेट ऑब्लिगेशन को वो तक को फॉलो नहीं कर पा रहा था, वो जो डेट उन्होंने लिया था, कर्जा लिया था. सैंक इनटू हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स when the prices of the product rise too much and the population of the country are not able to buy the products. This condition is called hyperinflation. जब ये मतलब प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पब्लिक उन्हें खरीद नहीं पाती, तो ये कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है. The destruction of the currency value reduce its debt burden as a share of GDP by a huge 129 percent point, albeit it enormous social और economic cost. हालांकि सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट की कीमत उन्होंने किस तरह चुकाई कि उनके जीडीपी का 129% बढ़ गया था क्योंकि उनकी करेंसी वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो गई थी. डिफ़ॉल्ट वाज आल्सो कॉमन, और हर जगह मतलब एक तरह से कर्जा जो था, जो डेट बर्डन था, वो कॉमन हो गया था. In 1933, countries making up nearly half of global GDP were in some form of the default or debt reconstructing. Because of this trend, all the economic countries had to lose their almost half GDP in 1933. And now, another line. During and after the Second World War, the government of advanced economy tried a different approach. After the World War, all the government had to change their approach towards austerity. After the trauma, यानी उन्हें मतलब अपना अप्रोच चेंज करना पड़ा क्योंकि उनके मतलब काफ़ी मतलब बर्डन आ गया था. अभी कह रहे हैं आफ्टर द ट्रॉमा ऑफ द प्रीवियस 30 ईयर. 3 साल के मतलब जो सदमा था, ट्रॉमा था, ट्रॉमा कहते हैं सदमा को, आघात को. ऑस्टेरिटी वॉज नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल टेनेबल मीन्स ऑफ डीलिंग विद द डेट्स बिल्ट ओवर द पीरियड. यानी ऑस्टेरिटी अब वो चीज़ इस लायक नहीं रही थी कि उसे डील किया जाए मतलब अपने सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए. सम कंट्रीज डिफॉल्टेड और एक्सपीरियंस पोस्ट वॉर हाइपर इन्फ्लेशन. बिकॉज ऑफ ऑस्टेरिटी मैनी कंट्रीज हैड टू फेस द हाइपर इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ी थी उन्हें, काफ़ी कंट्रीज़ को ऑस्टेरिटी की वजह से. अदर गवर्नमेंट टर्न टू फाइनेंशियल डिप्रेशन और दूसरी मतलब जो गवर्नमेंट थी वो फाइनेंशियल डिप्रेशन, एक तरह से वित्तीय दबाव में दूसरी कंट्रीज़ को लेने लगी. फोर्सिंग क्रेडिटर्स टू लैंड टू देम ऑन अनअट्रैक्टिव टर्म्स. वो अपने क्रेडिटर्स जो थे, लेनदार थे, उन्हें एक तरह से फोर्स करने लगी कि उन्हें वो अपनी शर्तों पर उन्हें कर्जा दें. मैनी ऑफ द टूल्स ऑफ रिप्रेशन हैड बीन डिप्लॉयड ड्यूरिंग द वार टू पे फॉर द कॉन्फ्लिक्ट. एंड काफ़ी तरह के टूल इस तरह के मतलब डिप्लॉय कर दिए गए, तैनात कर दिए गए, ताकि जो भी कन्फ्लिक्ट कर रहे थे उनको मतलब पे करना पड़ेगा, उन्हें बोरो करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे. इन अमेरिका फॉर इंस्टांस द फेडरल रिजर्व बॉट ट्रेजरीज टू प्रिवेंट यील्ड फ्रॉम राइजिंग अबव अ सेट लेवल. अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक ने मतलब सारे राजकोष खरीद लिया था, सारी उपज का जो हाईएस्ट लेवल था, सेट लेवल था, उसको मतलब एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए. द गवर्नमेंट ऑल्सो कैप द इंटरेस्ट रेट बैंक्स कुड चार्ज बोरोअर्स और पे डिपॉजिटर एंड टू रेस्ट्रिक्ट बैंक लैंडिंग. और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, पूरी जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट थी बैंक जिस पे अपना बोरो करती थी या दूसरे डिपॉजिट को लैंड करती थी, और उन्होंने सारी बैंक लैंडिंग को एक तरह से रोक दिया, उस पर कैप कर दी, यानी रोक लगा दी. कैपिटल कंट्रोल्स प्रिवेंटेड सेवर्स फ्रॉम सीकिंग बेटर रिटर्न्स अब्रॉड. और कैपिटल कंट्रोल्स ने भी प्रिवेंट कर दिया जो सेवर थे, बचाने वाले थे, जिन्हें अब्रॉड से बहुत ज़्यादा एक तरह रिटर्न मिलता था, उस पर भी प्रिवेंशन उन्होंने लगा दी. नेक्स्ट लाइन.
The effect was so forced domestic institution and household to lend to the government at below market rates. और इसका इफेक्ट ये था मतलब कि जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे, हाउस होल्ड थे, उन्हें फोर्स किया गया कि गवर्नमेंट को वो बिलो मार्केट रेट्स पर एक तरह से लैंड मतलब कर्जा दें. एट वार टाइम प्राइसेस कंट्रोल वर रिलैक्स, और वार टाइम जो प्राइस थे वो रिलैक्स हो गए. इन्फ्लेशन रोज टू रिलेटिवली मॉडेस्ट लेवल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन टर्न नेगेटिव एंड रिमेन सो फॉर मच द एंशोइंग डिकेड्स. और जो पूरी उनकी इन्फ्लेशन थी एक तरह से मॉडेस्ट लेवल पे आ गई थी, बिल्कुल सही लेवल पे आ गई थी. और द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, और गवर्नमेंट डेट को गवर्नमेंट को मतलब जिस तरह इंटरेस्ट पे कर्जा दिया गया था वो भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हो चुकी थी, नेगेटिव हो चुकी थी. एंड टर्न सो मच रिमेन सो फॉर मच ऑफ द एंशुइंग डिकेड्स, और वो काफ़ी दशक तक रही. अब यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क बाय कार्मेन रेनार्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बेलेन सिब्रांसिया ऑफ द IMF, यानी इनके मुताबिक कार्मेन रेनहार्ट जो हार्वर्ड की थी यूनिवर्सिटी की और बेलेन सिब्रांसिया ऑफ द IMF की जो थी, उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि रियल इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द एडवांस इकोनॉमी वर नेगेटिव रफली हाफ ऑफ द टाइम बिटवीन 1945-1980. ड्यूरिंग द 35 years according to Carmen Reinhardt or Harvard University and Belen Sabrankia of the IMF, all the rate were totally negative during 1945 and 1980. The British government paid an average real interest rate over the period of just -1.7 and the French -6.6. यानी उनका जो इंटरेस्ट था वो करीबन नेगेटिव में हो चुका था, ब्रिटिशर्स का करीबन 1.7% एंड फ्रेंच का -6.6%. द इफेक्ट वॉज पावरफुल, और इफेक्ट इसका बहुत पावरफुल हुआ. बिटवीन 1946 एंड 1961 अमेरिका डेट टू GDP रेशियो ड्रॉप्ड बाई 68 परसेंटेज पॉइंट्स. और अमेरिका का मतलब 1946 में 1961 के बीच में जो डेट टू GDP, जो GDP को लेकर जो कर्जा था मतलब एक तरह से उसका ड्रॉप हो गया 68% पॉइंट, और 1970 तक ये चला और करीबन इनका 25% तक ये कम हो गया था. इसका इफेक्ट जो था कम हो चुका था. अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर थर्ड एरा बिगिन इन 1970s एंड आफ्टर द नेगेटिविटी ऑफ दिस पीरियड थर्ड एरा बिगिन इन 1970. गवर्नमेंट ऑफ advanced economy loosened their grip over capital flows and financial system, placing themselves once more at the mercy of global capital markets. और जितने भी मतलब एक तरह से गवर्नमेंट थी, एडवांस इकोनॉमीज थी, उन्होंने अपनी कैपिटल फ्लो और फाइनेंशियल सिस्टम पे अपनी ग्रिप को लूज़ कर दिया, यानी उन पर उनका काबू नहीं रहा, और वो एक तरह से ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स की मतलब मर्सी पर डिपेंड हो गए. मतलब एक तरह से कि ग्लोबल कैपिटल हमारे पास आएगा, निवेश आएगा, तो उसकी मर्जी पे वो लोग डिपेंड हो गए. दो बॉन्ड मार्केट्स occasionally pushed politicians around in 1980s and 1990s, they slowly lost their power to instill fear. Because of instilling fear in the countries, many politicians had to lose their power because they were not able to handle this type of crisis. इस तरह की क्राइसिस को वो लोग फेस नहीं कर पाए थे बहुत से पॉलिटिशियंस 1980 और 1990s के दौरान. तो उन्होंने क्या किया कि मतलब अपनी पावर को ही छोड़ना पड़ा उसे. ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हैज कोइंसिडेड विद द राइज इन डिजायर्ड सेविंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड अ हार्टी एपेटाइट फॉर द सेफ्टी प्रोवाइडेड बाय द बॉन्ड्स ऑफ रिच कंट्री विद स्टेबल करेंसीज. सडनली देयर वाज अ साई ऑफ रिलीफ प्रेजेंटेड इन दैट कंडीशन. एक तरह का मतलब बहुत सही बात यहाँ पे होने लगी कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन थी पूरी दुनिया में, एक तरह जो कंडीशन थी ग्लोबल फाइनेंसिंग की, उसके मद्देनज़र क्या हुआ, वो सब लोग जो उनके एकीकरण हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन का, उस दौरान मतलब लोगों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना आ गया था. और वो लोग क्या करना था, जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड निकाले गए थे तो उनको वो लोग खरीदने लगे थे. इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास काफ़ी स्टेबल करेंसी एक तरह से मुद्रा आ चुकी थी. और बोरिंग कॉस्ट है फॉलन स्टेडली, और जो बोरिंग कॉस्ट थी वो काफ़ी गिरने लगी. इवन एज डेट लॉट्स हैव ग्रोन, और डेट भी काफ़ी उन पर कर्जा भी उन पर काफ़ी तरह से बढ़ गया. करेंसी आ चुकी थी, कर्जा बढ़ चुका, क्योंकि द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस ओनली रिइंफोर्स दिस ट्रेंड, क्योंकि इस तरह के ट्रेंड को और मजबूत किया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने. पब्लिक डेट इन रिच कंट्री रोज फ्रॉम 59% ऑफ GDP इन 2007 to 91% इन 2013.
और जो पब्लिक का एक तरह से जो पब्लिक ने डेट लिया था वो भी कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी करेंसी स्टेबल करेंसी आ चुकी थी, तो डेट भी काफ़ी राइज हो चुका था 91%। sorry, yet rich world governments have been able to borrow at near zero or negative rates over the past decade. तो भी जो भी गवर्नमेंट थी उनको कर्जा मिलता रहा था पास्ट डिकेड के अंदर, जो ज़ीरो या नेगेटिव पे था। नेक्स्ट लाइन। एंड दिस इज द नाउ here the author wants to compare COVID-19 pandemic with pre and post World War, and there are a lot of resemblance which are clarified here. यहाँ पर क्लियरिफाई की गई हैं काफ़ी, मतलब मनी प्रिंटर गोबर जो मैं आपको बताया था कि फेडरल रिजर्व ने मतलब जब यानी एक तरह से मतलब अपनी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब एक तरह से प्रिंटिंग की थी, मतलब मनी की, ताकि उनकी मतलब क्राइसिस दूर हो जाए, तो उसको लेकर मीम बनाया गया था, उसे हम मनी प्रिंटर गोबर कहते हैं। गोबर। कोविड-19 मीन्स देयर इज़ मोर रेड इंक टू कम। मोर रेड इंक टू कम यानी कोविड-19 का मतलब यह है कि मतलब अभी और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, और ज़्यादा मतलब कोई ना कोई चीज़ आएगी। अ न्यू era of sovereign debt management could be about to begin. Here the author confirms here this era because of crisis is the same. बिल्कुल एक तरह से क्राइसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ही एरा, क्योंकि यहाँ पर और भी मतलब चीज़ मतलब सोवरेन डेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरह से मतलब बेड रिडन होने वाली हैं। What this period may bring is not yet clear. What is going to happen in this pandemic is not yet clear. अभी तक क्लियर नहीं है क्या होने वाला है यहाँ पर इस पैंडेमिक में। The post pandemic date regime might resemble that of the immediate post war era. यानी post pandemic date regime with the comparison of post war era was same, यानी बिल्कुल सेम है, is same. The trials of this crisis could inspire a new wave of investment in technology and infrastructure, leading to fierce companies for available saving and higher government borrowing cost. And इसके अलावा क्या हुआ कि इस पेंडेमिक के अंदर काफ़ी मतलब सरकार जो होंगी, मतलब गवर्नमेंट्स होंगी, वो एक तरह से टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रुक जाएंगी। काफ़ी मतलब कंट्रीज़ के अंदर कंपटीशन हो जाएगा एक तरह से, और उनकी जो बोराइंग कॉस्ट होगी वो और ज़्यादा हायर हो जाएगी। रिप्रेशन वुड अलाउ गवर्नमेंट टू मैनेज द सच, स्पेशली इफ बैरियर्स टू गुड एंड कैपिटल गो अप इन द आफ्टरमैथ ऑफ नेशनल लॉकडाउन। नेशनल लॉकडाउन के बाद काफ़ी मतलब रिप्रेशन भी अलाउ किया जाएगा कंट्रीज़ के द्वारा, दूसरों को देशों को मतलब उनसे मतलब बोरो किया जाएगा और उन्हें कर्ज के तौर एक तरह से रिप्रेस किया जाएगा। अल्टरनेटिवली ग्रोथ में प्रूव डिफ़िकल्ट टू रिस्टार्ट एज द पेंडेमिक एप्स यानी ग्रेजुअल डिक्लाइन जो है, यानी आई मीन टू से दैट देयर विल बी मोर डिफ़िकल्ट टू ग्रो आफ्टर द क्राइसिस, आफ्टर लॉकडाउन। एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी मतलब हम लोगों को मतलब एक तरह से डिफ़िकल्ट होगा रीस्टार्ट करने के लिए जब पैंडेमिक की जो डिक्लाइन चल रही है। सेंट्रल बैंक इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू ट्रबल्ड इकोनॉमीज आर ऑलरेडी बाइंग अप ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट डेट। सेंट्रल बैंक पहले से ही मतलब काफ़ी मतलब एक तरह से ट्रबल्ड इकोनॉमी फेस कर रही है, जितनी ट्रबल्ड कंट्रीज़ हैं उनको मतलब मदद दे रही है वो, और काफ़ी क्वांटिटी एक तरह से ख़रीद रही है वो गवर्नमेंट की डेट की, मतलब कर्जे की। द फेड इज़ परचेजिंग अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ ट्रेजरी। जो फेड है वो काफ़ी मतलब एक तरह से ट्रेजरी काफ़ी अमाउंट खरीद रही है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिसेंटली अनाउंस 750 बिलियन यूरो अप्रॉक्सीमेट 809 बिलियन डॉलर बॉन्ड बाइंग स्कीम। सेंट्रल बैंक ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है 750 बिलियन यूरो का, जो ऑलमोस्ट 809 बिलियन के बराबर है। अ वीक रिकवरी कुड पुश सेंट्रल बैंक टू फाइनेंशियल लार्ज फिजिकल डेफिसिट फ्रेशली प्रिंटेड कैश ऑन द ऑनगोइंग बेसिस। और इस बेसिस पर मतलब उन्हें और मनी प्रिंटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी बैंक को फिजिकल डेफिसिट फेस करना पड़ता है। द बैंक्स दैट अर्न्स लेस एंड स्पेंड्स मोर हैव टू फेस द फिजिकल डेफिसिट। द एक्सपीरियंस ऑफ जापान, ये ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जापान में हुआ था। वन कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक ऑडिटी विल बी रिपीटेड मोर वाइडली व्हेन दिस वाज हैपेंड इन जापान एंड इट वाज कंसिडर्ड वेरी ऑड, यानी बहुत ही ऑड माना गया था जब जापान वालों ने ऐसा किया था। बट अकॉर्डिंग टू ऑथर इट विल बी रिपीटेड मोर वाइडली, लेकिन अब ये काफ़ी रिपीट होने वाला है, यानी मनी प्रिंटिंग चलती रहेगी।
मनी फाइनेंस बोरोइंग ऑन दैट स्केल, इस स्केल पर जो मनी फाइनेंस बोरोइंग है विद नो इन्फॉर्मेटरी कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका कोई इन्फॉर्मेटरी कोई भी परिणाम नहीं है, वो टर्न पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट द लिमिट्स टू डेट्स, यानी बहुत ही पॉपुलर आइडिया होने वाला है डेट्स को लिमिट करने का ऑन देयर हेड. इट वुडंट बी द फर्स्ट टाइम अ क्राइसिस रीराइट्स द रूल बुक. एंड here author wants to clarify here that this not was the first time, this is not the first time when this will happen, it will happen again and again and the history will rewrite this rule book again. यानी यहाँ पर ये चीज़ बार बार होती रहेगी और यहाँ पर ऑथर ने साफ साफ क्लेरिफाई किया है. Then friends, here my editorial and I hope you may have understood a lot. If you have any problem then please write in my comment box so as to the way I improve, the way I explain my editorial will be improved one by one. And please like, subscribe my channel, and in future I will provide you many the Economist reviews, editorials and articles. And have a good day. Thank you.